प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 6 वर्षों में कृषि के बजट में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। कृषि बजट पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। राजम स्थित त्रिवेणी संगम तट पर लगने वाले प्रसिद्ध माघी पुन्नी मेले के संत समागम समारोह का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 176 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और कोरबा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण शिविर का लाभ लेकर आदिवासी इलाकों में रहने वाली बालिकाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा की। वेबिनार का विषय था स्मार्ट कृषि। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में केवल कृषि के बजट में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की है, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले आज ही के दिन किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किए गए। सरकार ने बीज से बाजार तक कई व्यवस्था तैयार की और पुरानी व्यवस्था में सुधार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है, फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम के साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं उसको सशक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस बजट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चौथा लक्ष्य है कि खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। बजट में 5वां समाधान दिया गया है कि एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा सॉल्यूशन है कि देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और 7वां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट में कृषि को आधुनिक बनाने के नए रास्ते सुझाए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र दोनबास में विशेष सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस गई है। आज सवेरे यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव और देश के अन्य क्षेत्रों में बड़े धमाके सुनाई दिए। राजधानी कीव में हवाई अड्डे के पास गोलीबारी की भी खबर है।
टेलीविजन पर अपने संदेश में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित विद्रोहियों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों से समर्पण करने और अपने घरों को लौटने का आग्रह किया है। श्री पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का मकसद नहीं है। उधर यूक्रेन ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी क्षमता के साथ हमला कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शहरों पर हुए हमलों को युद्ध करार देते हुए कहा कि यूक्रेन अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई करेगा और वो अपने प्रयास में सफल भी होगा। इस बीच भारतीयों को लेने गई एयर इंडिया की उड़ान AI-1947 यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से दिल्ली लौट रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से शांति बनाए रखने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। दूतावास ने परामर्श जारी कर कहा है कि यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक है। राजधानी कीव के पश्चिमी हिस्सों सहित यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारतीयों से अपने शहरों को लौटने को कहा गया है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने गरियाबंद जिले के राजन स्थित त्रिवेणी संगम तट पर लगने वाले प्रसिद्ध माघी पुन्नी मेले के संत समागम समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान देश भर से आए साधु संत उपस्थित थे। राज्यपाल ने भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये स्थान न सिर्फ सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम है, बल्कि धर्म, अध्यात्म और आस्था का भी संगम है। साधु संतों का समागम छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर का आयोजन बन गया है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी मेले का सामुदायिक और सामाजिक महत्व होता है। हैंडीक्राफ्ट है, लोगों को इससे भी एक मतलब जा रहा है, उनकी चीज़ों की भी बिक्री होती, रोजगार भी लोगों को मिलता है। तो तमाम सारी चीज़ों से एक प्रकार का ये मेला का अब आने वाले समय में इसका एक लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक जागरूकता आएगी, सांस्कृतिक भावना पैदा होगी और साथ साथ में रोजगार के प्रति भी क्या सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उसका भी उनको इसका लाभ मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि संतों के दिखाए मार्ग पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। उन्होंने राजिम के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ के मंदिरों में भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी भी सावधानी बरतें और मास्क का उपयोग करें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे पवित्र नदियों को स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने में अपनी सहभागिता निभानी होगी। राज्यपाल ने साधु संतों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। उन्होंने राजिम मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित गणमान्य नागरिक और साधु संत उपस्थित थे। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 176 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल शाम तक देश भर में 14,148 नए रोगियों का पता चला। देश में फिलहाल 1,48,000 से ज्यादा कोविड रोधी उपचाराधीन है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.46% है। पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक कुल मिलाकर 4,22,19,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अभी तक 76 करोड़ 35 लाख कोविड की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 219 मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 2,289 हो चुकी है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.82% है। इस बीच प्रदेश के 3 जिलों सुकमा, गरियाबंद और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आजीविका से जुड़ी स्वावलंबन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने दुर्ग जिले के धमधा और पाटन में बने गौठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से आय मूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अरसना गौठान के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया
कि वे 2 समूहों में काम करती हैं। वे बाड़ी में सब्जी उत्पादन के जरिए 2,45,000 रुपए का लाभ कमा चुकी हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने ब्रोकली जैसे नए दौर की फसल भी लगाई है। अपर मुख्य सचिव ने अरसनारा गौठान की संपूर्ण भूमि के उपयोग की सराहना की। महिला समूहों द्वारा यहां सीजन के अनुसार सब्जी उगाई जा रही है। इससे समूह को लगातार आय हो रही है। उन्होंने लिमतरा में बाड़ी भी देखी। यहां 21 एकड़ जमीन को सामुदायिक बाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों ने 2 एकड़ जमीन में टमाटर की फसल का निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव और कृषि सचिव ने इस दौरान कुम्हारी गौठान में विकसित केले की बाड़ी का अवलोकन भी किया। कुम्हारी गौठान में बहुत सी आजीविका मूलक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इनमें केले और आम की बाड़ी विकसित की गई है। यहां की केला बाड़ी में चिप्स बनाकर बाजार में बेचे जाएंगे। श्री साहू ने ग्राम तर्रा खेरथी में जल जीवन मिशन का काम भी देखा और महिलाओं को राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राजनांदगांव जिला पुलिस नशे के खिलाफ निजात अभियान चला रही है। इसके तहत तुलसीपुर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से करीब आधा किलो सोना, 371 किलो गांजा और करीब 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने इस बारे में बताया कि 1.5 महीने के दौरान पुलिस ने 350 प्रकरणों में 33 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है और 360 कोचियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो एक ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध नशे के खिलाफ एक अभियान है, इसमें जन जागरूकता का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ साथ कड़े पुलिस कार्रवाई हम लोग लगातार इसमें कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 1.5 माह में ही राजनांदगांव पुलिस ने कुल 350 मामले में 360 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और कुल 30 गाड़ियां, जिसमें से 34 मोटरसाइकिल और 5 नग जो है लग्जरी गाड़ियां जो शराब परिवहन के लिए यूज किया जा रहा था, उसको पकड़ा है। निजात अभियान के तहत पुलिस अवैध शराब और गांजा परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आपराधिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है। दुर्ग जिले के रिसाली, भिलाई 3, चरौदा और दुर्ग नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन क्षेत्रों में 30 मार्च तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने वाले कर्मचारियों को कार्यशाला में सर्वे के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश CB पटेल ने बताया कि सर्वे के तहत घर पहुंचने वाले कर्मचारियों द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब लोग दें। इससे सर्वे में आसानी होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC की संख्या कितनी है, इसकी गणना करने के लिए ड्यूटी सौंपी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग, जिसे जनरल कैटेगरी के रूप में जानते हैं, उसमें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की संख्या क्या है, यह भी जानकारी, इसकी गणना कर शासन को रिपोर्ट सौंपी जानी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए जाने वाले जाति आधारित सर्वे में जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाएगा। इस बारे में भी कार्यशाला में सर्वे से जुड़े कर्मचारियों को जानकारी दी गई। कोरबा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण शिविर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की बच्चियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 30 छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फैशन डिजाइनिंग और सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि कौशल विकास योजना के तहत वनांचल की छात्राओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जुड़ने के साथ ही अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो है ये प्रयास है और इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि महिलाएं जो है अच्छा कुछ सीखेंगी और स्वयं अपने दम पर सक्षम रहेंगी। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैम बहुत कुछ सिखा चुकी है, जिसमें कढ़ाई का स्टेप है, फैशन डिजाइनर का जो हम लोग बनाते हैं उसका स्केच बनाना सिखाई हैं, ड्राइंग सिखाई हैं और इसके माध्यम से हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। जैसे
अपना खुद का बुटीक खोल सकते हैं, कपड़े के कारखाने में वहाँ हम लोग का जॉब लग सकता है। और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम यहाँ फ्री में कोर्स कर पा। बालिकाओं को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षिका लिरिग्रेस टोपो ने बताया कि इस शिविर में 30 बालिकाएं विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण ले रही हैं। फैशन डिज़ाइनर कोर्स, और यहाँ पे हम लोग बच्चों को नए नए टेक्निक सिखाते हैं जो गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, प्लस जो फैशन फिगर्स, फैशन ड्राइंग रहते हैं वो साथ में सिखाते हैं। और कपड़े बनने से लेके शोरूम में डलने तक की जो क्रिया रहती है वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है, जिसके थ्रू बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, या तो अपना बुटीक खोल सकते हैं या तो किसी डिज़ाइनर के अंडर में एज ए असिस्टेंट डिज़ाइनर वो जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण शिविर योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र की बालिकाएं कपड़ों की सिलाई कढ़ाई के साथ ही पेंटिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। इस तरह वे खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।